नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं हरियाणा सीईटी ग्रुप सी और डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें जीके और जीएस के 25 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू आधारित प्रश्न होने वाले हैं। आप हर प्रश्न का उत्तर पहले खुद देने की कोशिश कीजिए और अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1957 से 1958 के बीच। इसका सही उत्तर है 1957 से। इसका सही आंसर है 1957 से 58। भीमबेटका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातात्विक डॉक्टर वीएस वाकाणकर ने की थी। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भीमबेटका के शिलाश्रय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह अपने प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण काल के लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फसलों की विफलता। फसलों की विफलता। पूरा पाषाण काल में लोगों को कृषि का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे फसलों पर निर्भर नहीं थे। वे भोजन और शिकार की तलाश में स्थान बदलते रहते थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा काल पूरा पाषाण काल के बाद का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण। मध्य पाषाण क्रम याद रखिए, पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण और उसके बाद नव पाषाण काल आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्थित है। एक नव पाषाण स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। भिराना हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। एक महत्वपूर्ण नव पाषाण स्थल है जो प्राचीन सरस्वती नदी क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय एवं वंचित क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की इस सलाहकार समिति में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय और वंचित क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर काम किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेहरू ने किस बात पर बल दिया है कि संविधान सभा को अपनी ताकत मुख्य रूप से मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लोगों की इच्छा शक्ति से। भारतीय लोगों की इच्छा शक्ति। नेहरू का मानना था कि संविधान सभा की वास्तविक शक्ति भारतीय जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं से आती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। वे इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधानमंडल। प्रांतीय विधानमंडल संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति से किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत 7 देशों के साथ अपनी तटीय सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीधी तटीय सीमा साझा नहीं करता? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तजाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। इस प्रश्न में भारत की सामान्य तटीय सीमा वाले देशों को पूछा गया है। भारत की प्रमुख तटीय सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। मालदीव भारत का समुद्री पड़ोसी है, लेकिन भारत के साथ इसकी कोई तटीय सीमा नहीं लगती। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्व से पश्चिम तक भारत की वास्तविक मुख्य भूमि की दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक मुख्य भूमि की वास्तविक दूरी लगभग 2933 किलोमीटर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्यों का युग्म बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा साझा करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेनमोइक रेखा। मेनमोइक रेखा यह भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा से संबंधित है, महत्वपूर्ण सीमा रेखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मकर संक्रांति। असम में मकर संक्रांति के अवसर पर मनाए जाने वाले पर्व को माघ बिहू या भोगाली बिहू कहा जाता है। यह प्रमुख रूप से फसल और समृद्धि से जुड़ा हुआ त्योहार है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मार्लेश्वर यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। मार्लेश्वर यात्रा महाराष्ट्र में आयोजित होने वाला प्रमुख धार्मिक उत्सव है, जिसमें भगवान मार्लेश्वर और गिरिजा देवी के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओणम त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस देवता से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है और इसका संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार तथा राजा महाबली की कथा से माना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का उत्तरायणी मेला किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मकर संक्रांति। उत्तराखंड में मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरायणी मेला आयोजित किया जाता है, जो विशेष रूप से कुमायूं क्षेत्र की महत्वपूर्ण परंपरा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओणम त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। ओणम केरल का प्रमुख फसल और सांस्कृतिक त्योहार है, जिसे पारंपरिक रूप से बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण और सेना का समय कमांडर किसे माना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के भारत में अभियानों के दौरान ऐबक उसका प्रमुख सेनापति था और बाद में उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ध्यान रखें इस प्रश्न में शुद्ध अरबी सिक्कों की बात पूछी गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने विद्रोह को दबाने और शासन को मजबूत करने के लिए कठोर रक्त और लौह नीति अपनाई थी। दिल्ली सल्तनत भारत पर शासन का प्रतीक थी, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। यह किस समुदाय का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। दिल्ली सल्तनत के शुरुआती शासक मुख्य रूप से तुर्क मूल के थे, इसलिए इसे तुर्की शासन के रूप में जाना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया और दिल्ली को शासन का प्रमुख केंद्र बनाया। तो दोस्तों, ये था हमारा हरियाणा सीईटी ग्रुप सी और डी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के 25 प्रश्नों का पूरा अभ्यास। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही पीवाईक्यू आधारित प्रैक्टिस सेट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।